हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद है उत्तराखंड की संगीतकार माधुरी बर्थवाल जी, जो उत्तराखंड का गौरव से सम्मानित हैं, पद्म श्री से सम्मानित हैं और देखिए कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान उत्तराखंड की लोक शैलियों को बचाने का जिम्मा, उन्हें जागृत करने का जिम्मा माधुरी बर्थवाल जी ने लिया है। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हम जैसे आगे बढ़े उससे पहले कुछ मधुर आवाज में थोड़ा सा आप गा दीजिए, फिर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। तो इसके लिए तो शुभ, हमारे यहाँ सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें शुभ संदेश ही जाना चाहिए जी। जो जैसा देना खोली का गणेश, जो जैसा देना मोरी का नारायणा। वाह, क्या आवाज। देखिए, लोक शैली उत्तराखंड की। मैम, पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए स्वर साधना संगीत विद्यालय रामनगर मोहन पाठक जी के कारण मैं आज इन महिला से मिल पाया हूं, जो हमारे उत्तराखंड की शान है। और देखिए, इस इंटरव्यू को आपको सिर्फ देखना चाहिए कि हमारी उत्तराखंड की जो धाती हैं, हमारी संस्कृति की जो वाहक है, उनका परिचय भी हमारे उत्तराखंड वासियों को होना चाहिए। चाहे आप पलायन करके उत्तराखंड देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, विदेश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, लेकिन आपको उत्तराखंड के उन महाअभूतियों को, विभूतियों को जानना चाहिए दिल से। मैम, मुझे जानना है कि आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाली हैं, ताकि लोग जाने, और कब आपका ये संगीत का कार्यक्रम शुरू हुआ था? देखिए, मैं तो जो है भारत भूमि की रहने वाली हूँ और भारत भूमि का एक छोटा सा घर होगा मेरे मायके में, यमकेश्वर ब्लॉक में दमराड़ा गांव है, तो वहां पर मेरा मायका है और ससुराल है मेरा ढांगू ब्लॉक में। तो पर यह है कि मैं हमेशा, जब मैं 24 दिन की थी तब मैं लैंसडाउन चली गई थी। तो मेरे पिताजी वहीं पर थे और वो जो थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं और नजरबंद कैद भी में भी रहे हैं वो उस जमाने में। और फिर हम लोग लैंसडाउन जब चले गए थे तो वहीं पर मेरा पढ़ाई लिखाई सब वहीं हुई। और उसके बाद जो है बस उस समय उत्तर प्रदेश ही था, तो उत्तर प्रदेश में ही रही 60 साल तक, तो वहीं रही मैं उत्तर प्रदेश में। ये संगीत में आने का ये गॉड गिफ्टेड है या किसी से प्रभावित होकर आप आई है? देखिए, ये मैं तो सोचती हूँ कि ईश्वर ने, जब मैं अपना दिनचर्या देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसी के लिए भेजा है। मेरा जिम्मेदारी यही थी और उसने मेरे को यही सौंपा है मेरा कार्य, कि तेरा कार्य क्षेत्र यही है। वरना उस जमाने में जो है मुझे एक दौड़ा भागी भी अच्छी लगती थी, रेसर भी थी मैं बहुत अच्छी, और सिलाई बुनाई कढ़ाई हर चीज में अच्छी थी मैं। लेकिन मैंने एक ही चीज चुनी, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक ही लक्ष्य होना चाहिए, तब इंसान उसमें कुछ कर सकता है। नहीं तो भागा दौड़ी, इधर इधर भागो उधर भागो, तो कुछ नहीं कर सकता वो आदमी। और मेरे साथ जो है बहुत सारी विडंबनाएं भी हुई हैं मेरे साथ, और उनको मैंने किस तरह से पार किया वो मैं ही जान सकती हूँ। और उसको मैं व्यक्त भी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जब छोटी थी, जब हुई होंगी पैदा, तो मेरे 2 भाई थे, वो इस दुनिया से चल बसे थे। तो पिताजी ने मुझे एक नागा बाबा की झोली में डाला, फिर उससे खरीदा मुझे 5 रुपए में। और उसके बाद मैं बहुत लाडली थी अपने माता पिता की, बहुत ज्यादा। उनको यही डर लगा रहता था कि पता नहीं क्या होगा इसके साथ, पता नहीं क्या होगा, कहीं ये भी तो नहीं छोड़ के चली जाएगी हमें। तो वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। हर समय देखते थे कि कभी सांस चल रही है इसकी कि नहीं चल रही है। इतना मतलब वो लोग वो हो गए थे व्यथित। उसके बाद जो है, जब मैं, पिताजी वहां पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे, तो मैं उनके साथ ना गुनगुनाती रहती थी, या देवी चल्बभूतेषु विष्णु माये की छब्बिता नमत तच्चे, ऐसे बोलती छोटे छोटे में अब तोतली आवाज रही होगी। तो उसके बाद जब 2.5 साल की हुई मैं, और उनके साथ ही मैं गाना गाती रहती थी। रामलीला के गाने गा रहे हैं वो, कि प्रिय तुम काहे को हो मलिना, क्योंकि वो दशरथ का पाठ भी करते थे, बहुत सारे पाठ उन्होंने करे, तो वो भी मैं गाती थी।
और वहां पर लैंसडाउन में फिर एक डुगडुगी पीटी, उस जमाने में डुगडुगी पीटती थी कोई भी समाचार अगर देना हो, तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक के बच्चों को आप यहाँ ले आइए, अच्छा नरेन क्लब में, अच्छा। कि वहां पर हम उनको देखेंगे कि कौन बढ़िया गाता है। सन की बात रही होगी ये लगभग? ये रही होगी 53, 54, 54, 55 की। अच्छा 54, 55। हाँ जी। तो तब जो है मेरे पिताजी मेरे को ले गए वहां, और उसके बाद मैं वहां फर्स्ट आई, वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और एक और थी लड़की माधुरी भदोला, वो मुझसे जरा बड़ी थी, तो उनको कृष्ण बनाया और मुझे बनाया राधा। हाँ। और मोहेपन घट पे नंदलाल छेड़ गए रे, ये गाना उन दिनों बहुत ही हाँ हिट रहा होगा। तो इसमें उन्होंने हमको डांस करवाया, और फिर हम जो है ना स्टेट लेवल में फर्स्ट आए, दोनों के दोनों छोटे बच्चे। अब जो है वहां पर जो है, जो हमारी प्रिंसिपल रही होगी वहां पर GTIC लैंसडाउन में, हाँ। तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे जो बच्चा फर्स्ट आया है उस बच्चे को एडमिशन दिलाओ। अच्छा। तो उन्होंने 1 साल उम्र बढ़ाई हो गया और मेरा एडमिशन कर दिया। अच्छा। तो कच्ची 1 पक्की 1 ऐसे उस समय होते थे क्लासेस, तो मेरे को कच्ची 1 में भर्ती कर दिया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब जाड़ों में अपने गांव गए, तो मतलब ये है ना कि कुछ ना कुछ ईश्वर आपके लिए मार्ग तलाशता है, आपको देता है आपको। बिल्कुल, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, और वो एक डंडी जरूर मारता है खोपड़ी में, है ना, सुधरने के लिए। तो तब जो है अपने गांव गए हुए थे, मैं और मेरी बहन, मतलब हम सब लोग, तो मैं और मेरी बहन ना कंचे खेल रहे थे, और ताऊ जी का घर था वहां, तो हम वहां पर कंचे खेलते रहते थे ऐसे करके। तो मेरे दूसरे ताऊ जी थे वो उसमें, तो मैं यही बोल रही हूँ ना कि अगर कई माता को भी अपने जबान को कड़वा करना पड़ा, है ना, संसार को बचाने के लिए, तो हो सकता है कि ईश्वर ने उनको भेजा होगा अपनी कड़वी जबान के लिए। तो वो कड़वी जबान मेरे लिए तो मीठी हुई ना वो। तो उन्होंने क्या हुआ कि वो उसमें थे वन विभाग में, तो वो अपने सर्विस पे जा रहे थे, तो उन्होंने सब बच्चों के हाथ में चवन्नी अठन्नी, उस जमाने में चवन्नी अठन्नी होती थी, और मेरे हाथ में उन्होंने एक आना रखा ऐसे, और बोल रखते रखते क्या बोला उन्होंने कि मेरे भाई की तो बेटियां हो रही हैं, और वो तो इधर उधर उनको ब्याह देगा गधेरों में, और मैं तो अपनी लड़की को मास्टर नहीं बनाऊंगा। अच्छा। और मेरे को पता नहीं क्या हुआ, और मैंने वो एक आना उनकी सीढ़ी में रखा, अपनी बहन का हाथ पकड़ा, चल अपने घर, और अपनी माँ के पास सीधे गई। मेरी माँ रसोई में थी बैठी हुई कि माँ तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? अब 4-5 साल का बच्चा माँ से पूछ रहा तुम मेरी शादी तो नहीं करोगी? तो माँ को आश्चर्य तो होना ही था। तो उन्होंने कहा कि तब समझ गई हो कि जरूर किसने कुछ बोला इसको। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहती है फिर तुम? तो मैंने कहा कि मैं मास्टर नहीं बनूंगी। उन्होंने कहा मास्टर नहीं बनना है ठीक है, लेकिन शादी तो करनी ही पड़ेगी, और अगर फेल हो जाएगी तो जल्दी शादी करनी पड़ेगी, तो इसलिए मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा भाई। और जब उसके बाद जो है ये स्कूल में फिर मैं जान लगी, तो मेरे को क्या है 24 घंटे किताब में चिपकी रहती थी। फिर मैं कभी फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा। अच्छा। वो डर भी था, तो डर भी था मेरे अंदर, और मतलब 5 साल की बच्ची में वो लगन पैदा हुई, और शौक भी था, शौक भी हुआ और खौफ भी हुआ, दोनों ही चीजें मेरे लिए हो गई। और उसके बाद जब मैं स्कूल में जाती थी, तो फिर उसके बाद गढ़देवार, रीजनल रैलियर क्या क्या होता था उस जमाने में, तो उसमें हम सब फर्स्ट आते, मैं और माधुरी भदोला, हम दोनों फर्स्ट ही आते थे उसमें। हाँ। हमेशा तो सबको पता था कि अरे वो दोनों आ रहे हैं, बस तो उन्होंने आना है फर्स्ट, ऐसे भी था उस समय। अच्छा। उसके बाद जो है जब 6ठी क्लास में आई मैं, तो उस समय मैंने गाया भूली गए छो देना नारायणा एगो चतो मैणा का फूवा बासण बेगो बेणा मेरी बेणा एगो चतो मैणा कसी छाई जूली मेरी लागी छो नाराई कशी सुरमाई भैंसी उशुली बिराई धुण की चातुरी कशी धुण की चातुरी कशी मालूशाई देना न रहना गुच तो मैणा। और उसमें हम फर्स्ट आए दोनों के दोनों। मतलब आपके 6 में तब आपने गाना गाया था ये? हाँ, वाह। वो मेरे को अभी तक है, उसको मैं भूल नहीं पाती। हाँ। क्योंकि वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक याद भी है,
और उसमें उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। हाँ जी बिल्कुल। और तब जो है जब उसमें फर्स्ट आए तो इतनी बड़ी शील्ड हमको मिली और उसके पीछे मैं छुपी हुई, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी उसने मेरे हाथ पकड़ के उधर ले जाएगी, इधर खड़ी होती तो दिख ही नहीं रही शील्ड के पीछे। तब उसके बाद जो है जब वहां आए तो उसके बाद शाम को मेरे पिताजी आए, कहने लगे बेटा अब स्टेज पर नहीं जाना और गाना नहीं, हमारे यहाँ अच्छा नहीं मानते लड़कियों के लिए गाना, मेरा जो है बहिष्कार कर देंगे मेरे समाज वाले, हुक्का पानी बंद हो जाएगा मेरा। और मैंने ये सुना था और मेरे लिए तो सबसे बड़ा आघात पड़ा तो सुन के। आघात, बहुत बड़ा विष पान कर दिया मैंने, मतलब इतना बड़ा विष पान था मेरे लिए जिसे को मेरे को हो गया काल ज्वर, काल ज्वर जिसे बोलते हैं, मरो या बचो। उसके बाद मेरी माँ तो बहुत दुखी हो गई थी, लेकिन पिताजी भी दुखी अंदर से थे, लेकिन क्या करते, समाज में तो जीना ही था। तो फिर हमारी जो प्रिंसिपल थी वो मुरादाबाद की रहने वाली थी, जब उनको पता लगा तो हमारे घर आई, तब पिताजी से उन्होंने कहा कि आप जो है माता राजराजेश्वरी को इतना मानते हो तो आप सरस्वती माता का तिरस्कार क्यों कर रहे हो, आपने इसका मुंह बंद क्यों करा, इतना बड़ा वरदान आपको मिला है। तो फिर उन्होंने कहा, पिताजी ने कहा कि मैं नहीं कर सकता, मैं समाज से बैर नहीं ले सकता। तब उन्होंने कहा कि इसको बाहर ले जाइए और मेरे से कहा कि बेटा किसी से मत बोलना कि तू कहाँ जा रही है, गाने के लिए जा रही है, क्या करने जा रही है, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को फिर इलाहाबाद, नजीबाबाद पिताजी ले जाते थे और वहां पर मुझसे बोलते थे कि एक सुन, 4 दिन के लिए लाया हूँ, 40 दिन का याद करके जाएगी। और सुबह 4 बजे से लेकर 12 बजे रात तक मैं रियाज करती थी वहां गुरु जी के यहाँ, ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ, उनके यहाँ रियाज करती थी मैं। और उसके बाद लैंसटोन आकर के हमारे यहाँ पांडा होता है, एक ढाईपुर होता है, एक कमरा है, कमरे के ऊपर एक छोटा सा बना रहता है स्थान, वहां सामान रखा जाता है और अंधेरा होता है वहां। तो वहां पर मैं रियाज करती थी और पिताजी बोलते थे आवाज तेरी बाहर नहीं आनी चाहिए। और मैंने कहा कोई मुझसे पूछेगा कि क्या कर रही है तो मैं झूठ भी नहीं बोल सकती, पिताजी बोलते थे झूठ मत झूठ भी बोलना, अच्छा, गर्दन कट जाए, झूठ नहीं बोलना। अरे एक तुलसी कर पर कर करो, करतर कर न करो, जा दिन करतर कर करो, ता दिन मरण करो, ये भी बोलते थे मेरे से। ये बोलते थे झूठ नहीं बोलना, तब मैं बोलती थी झूठ नहीं, मैं कैसे नहीं बोलूंगी, झूठ कैसे बोलूंगी मैं। तो मैं फिर कभी गई नहीं खेलने के लिए, ताकि कोई मुझे ना देखे, पूछे ना। अच्छा, पूछे नहीं तो मैं झूठ भी क्यों बोलूंगी। तो इसलिए मैं गई नहीं कभी भी। वह रियाज सुबह 4 बजे से रियाज, फिर स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, फिर होमवर्क, फिर अपनी पढ़ाई, फिर पिताजी जो है फिर रियाज करने बैठा देते थे। फिर जो है फिर माँ पिताजी बोलते थे इस लड़की ने ना पागल हो जाना है। तब वो मेरे कमरे में आकर बोलते थे कि अपने सो जा यहाँ पर, और सुला वहां पर के मेरा लैंप बंद करके और बोलते थे अब सो जा, अब पढ़ना नहीं। और तब उसके बाद मैं रजाई ओढ़ के टॉर्च से पढ़ती थी, क्योंकि फेल हो जाऊंगी तो फिर क्या होगा। कौन सी क्लास में थी तब आप? 6-7 छठी में था सभी घटना है। हाँ, छठी क्लास से शुरू करा मैंने, है ना। उसके बाद जो है फिर मैं जब मैंने हाई स्कूल करा तो मैंने 6th ईयर कर लिया था। अच्छा, 6th ईयर म्यूजिक में कर लिया था इलाहाबाद से। अच्छा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 1 साल उम्र वहां पर पिताजी ने मेरी बढ़ाई। उन दिनों उम्र भी बढ़ा देते थे, उस दिनों ये था नहीं कुछ भी, तो उम्र वहां 1 साल और बढ़ाई। और उसके बाद जो है फिर मेरी सर्विस लगी। अच्छा, तो पहली सर्विस कहाँ थी आपकी? है, पहली सर्विस कहाँ थी आपकी? पहली सर्विस थी मेरी राजमाता इंटर कॉलेज टिहरी में। अच्छा। और वहां पर जब मेरी सर्विस लगी तो मेरे को तो कुछ फ्रॉक ही पहनती थी मैं, छोटी थी। हाँ। फ्रॉक ही पहनती थी, तो मैंने पिताजी ने कहा कि साड़ी पहन। अब साड़ी कैसे पहनूं, फ्रॉक के ऊपर साड़ी पहनी मैंने, लपेटी और स्कूल में चली गई। तो उसमें कला अध्यापिका के लिए वो मेरी सर्विस लगी, कला अध्यापिका। उम्र क्या थी आपकी तब? ऐसी होगी 16-17 साल। तो 16 साल की उम्र में आप कला अध्यापिका बन गई थी? हाँ हाँ, क्या बात ना। और उसके बाद जो है वो फ्रॉक पहनी, फ्रॉक के ऊपर साड़ी लपेटी और गई वहां पर। तो वहां पर गुप्ता मैडम थी, प्रिंसिपल मिसेस गुप्ता। हाँ। तो पिताजी ने उनसे कहा कि मैम ऐसा है कि ये तो कला अध्यापिका के लिए इसका चयन हुआ है, इसमें मतलब सर्विस लगी है इसकी, और ये तो संगीत सीखा है इसने। तो उन्होंने कहा कि कला भी तो संगीत है, संगीत भी तो कला है, मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तो जानती हूँ इसको कौन है ये। अच्छा। वो तो मेरे को जानती थी, है ना। तो क्योंकि वो गढ़देव उड़देव में जाती थी मैं, तो वहां जो है वो मेरे को जानती थी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो इसको ज्वाइन कराऊंगी। उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। 3 दिन मैंने वहां सर्विस, 3 दिन रही मैं वहां। हाँ। उन्होंने अपनी साड़ी पहनाई मुझे। अच्छा। 2 दिन और उसके बाद मैं वापस आई लैंसटोन। और तब मेरे पिताजी ने फिर एप्लीकेशन जो भी करा होगा, फिर उन्होंने मेरा ट्रांसफर करा दिया। और छुट्टी हो गई थी ना, मतलब इसकी ये जो है दिवाली दशहरे की छुट्टी।
तो मेरे को वो लैंसडॉन ले गए और उसके बाद उन्होंने मेरा ट्रांसफर करा दिया लैंसडॉन। अच्छा। अब 27 दिन की वहाँ मेरी सर्विस। हाँ। और उसके बाद लैंसडॉन आ गई मैं। अब लैंसडॉन आई तो साड़ी पहन के जा रही हूँ जब वहाँ कॉलेज, तो मेरे दफ्तर वहाँ वाले बोल रहे, ये मोहल्ले वाले, सूबेदार मोहल्ले वाले, ये पागल हो गई कि कहाँ जा रही है ये साड़ी पहन के, हाई स्कूल के बाद क्या ड्रेस बदल गई, ड्रेस बदल गई है या नाटक हो रहा है इनके यहाँ। तब उन्होंने कहा कि तब उनसे पता लगा कि मास्टर नहीं बन गई वो तो। अच्छा। कि मास्टर नहीं, हाई स्कूल के बाद कोई मास्टर नहीं बनता है क्या? तब उनको पता लगा कि गाना बजाना भी विषय होता है। तब सबको पता लगा, तो पहली महिला संगीत अध्यापिका भी बनी मैं। देखिए ये गढ़वाली। हाँ, पहली गढ़वाली महिला संगीतकार, और विकिपीडिया में भी आप देखेंगे तो यही है कि उत्तराखंड की पहली महिला संगीतकार। कितनी प्रेरणादायी कहानी है। तो संगीत अध्यापिका बनी। उसके बाद हजारों बच्चों को सिखाया। हाँ। और आदत थी 4 बजे की उठने की और रात के, तो सारा प्राइवेट ही करा मैंने, सारा प्राइवेट करा, BA MA जो भी है। उसके बाद PhD भी करी उसी विषय में, संगीत और साहित्य में भी मैंने करा। और तब ये जो है गढ़वाली लोकगीतों में राग रागनियां। और उसके बाद जो है हमारी एक प्रिंसिपल थी, जब मेरे को 9 साल हो गए थे वहां लैंसडॉन में, तो उसने देखा कि ये तो 24 घंटे जो है रियाज करती रहती है, काम ही करती थी, कभी किसी बच्चों को सिखाती रहती है, अगर फ्री पीरियड होता है तब भी बैठी रहती है उनको लेके बच्चों को। तब जो है फिर मेरा जो है, फिर उसने मेरे को क्या करा, फॉर्म निकला आकाशवाणी नजीबाबाद के लिए, एक पोस्ट थी अखिल भारतीय स्तर की, एक पोस्ट, तो उसमें संगीतकार के लिए, हाँ संगीतकार के लिए। अब उसने क्या करा कि उन्होंने फॉर्म भरा मेरा और मुझसे कहा इधर आ माधुरी सिग्नेचर कर इसमें। मैंने कहा दीदी क्या है, पढ़ ले उसको। अब पढ़ा मैंने उसको, तो मैंने कहा दीदी मेरे पिताजी ना मुझे नहीं भेजेंगे नजीबाबाद। तू पहले ही नहीं क्यों बोल रही है, कर इसमें सिग्नेचर, कर रही है कि नहीं कर रही है, अपनी कसम दूं तेरे को मैं। और फिर मैंने जो है सिग्नेचर करने पड़े मुझे, लेकिन मेरे धक 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 धक, मैं पिताजी से कैसे बोलूंगी, झूठ भी नहीं बोल सकती, अब कैसे बोलूंगी, पिताजी बोलेंगे अच्छा मुझसे छुपा रही है तू, अब ऐसे भी हो गई तू, हो सकता है ऐसे बोलते वो, लेकिन ईश्वर साथ में होता है ना। और जब क्या हुआ कि मैं अपनी बहनों को एग्जाम दिलाने ले जा रही थी नजीबाबाद, तो वहां से जब लौट रही थी तो ट्रेन में आ रहे थे, तो सामने दिखा आकाशवाणी नजीबाबाद। तो पिताजी ने ऐसे देखा, तो उन्होंने कहा मधु तेरे लिए क्या यहाँ आकाशवाणी में कोई पोस्ट नहीं है क्या? वाह। तो मैंने अब क्या बोलूं कि मैंने ऐसे कैसे बोल सकती कि मैंने कर दिया अप्लाई, कुछ नहीं। मैंने कहा ये भगवान मैं क्या करूं, भगवान जी, ऐसी करती रही मैं। तब तक क्या हुआ, मैंने कहा पिताजी है एक पोस्ट है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि अप्लाई कर दे कि उसके लिए तो। और उसके बाद क्या हुआ, दोबारा कुछ नहीं बोलना पड़ा मुझे, और तब तक उसका सायरन बज गया, बस उसी में आया गया हो गया, वो बात ही पलट गई थी। और उसके बाद जो है वो उसी में रह गए कि आकाशवाणी बहुत अच्छी जगह है, ये ऐसा है। और उसके बाद जब वो मुझे वहां ले गए लखनऊ में, तो वहां पर जो है फिर तब उन्होंने कहा कि ये मेरा जो था वहां पर ये इंटरव्यू भी था, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। उन्होंने मेरे को एक गीत दिया और उसके बाद मेरे से कहा कि इसको कंपोज करके और आप इनको कलाकारों को सिखाइए और उसके बाद इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने वैसे ही करा और उनको सिखाया। और उसके बाद जो है असल में जिनके घर में हम ठहरे थे रात को, तो चंद्रमोहन सिंह नेगी चाचा जी बोलती थी मैं उनको। हाँ। तो वो मंत्री थे उस समय वहाँ। अच्छा। लखनऊ में। अच्छा। तो उन्होंने पिताजी से बोल रहे थे कि भाई साहब इसके चक्कर में कहाँ पड़े हो, इतने ऊंचे ख्वाब क्यों देख रहे हो, कल की मधु यार आज कहाँ ख्वाब देख रही हो, अखिल भारतीय स्तर का है, एक पोस्ट है, क्या बोल रहे हो आप, बहुत दुरंदर आएंगे इसमें। तो और वो बात मैंने सुन ली। तो मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही थी उस समय, तो मैंने माता से यही बोला, मैंने कहा माता अगर मेरा सिलेक्शन आज होता है तो मैंने कहा इंटरव्यू भी आज ही करा देना, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे नहीं सुनना बस, मुझे तो ये चाहे कुछ भी हो जाए ना। और ये मैंने ईश्वर से ही बोला मैंने, और किससे बोल सकती थी। फिर वहां पर आई मैं, वहां पर टेबल में उनके जब खाने के लिए, तो चाचा जी ने मुझसे कहा कि तुझे राग रागनियां आती है? मैंने कहा हाँ जी आती, मैं पढ़ाती हूँ स्कूल में। तो कहने लगी कि जरा मालकौंस राग गा। तो मैंने मालकौंस राग उनको सुना दिया। कहने लगी अरे तो बहुत बढ़िया गाती है भाई, चल पहले आज का पेपर दे के आ जा भाई, पहले आज का कंपटीशन दे के आ जा। उसके बाद मेरा जो है उस समय हुआ वो टेस्ट, वो प्रैक्टिकल, और उसमें जो है 1600-1700 लोग आए थे पूरे हिंदुस्तान से, तो उसमें 200 कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, 216 या ऐसे लोगों का हुआ। तो उसमें जो है एक आदमी ऐसा आया मुरादाबाद का, वो सामने आया
और उसने मुझसे कहा कि आप अकेली थी, मैं महिला, तो उसने मेरे को हाथ जोड़ा, उसने कहा कि आपका नाम माधुरी, आप लैंसडाउन से आई हैं? मैंने कहा हाँ जी, आपका सिलेक्शन होना है। कि और सारे लोग वहां पर बैठे थे, तो आश्चर्य होता ही है। तो वो जो जिन्होंने मेरा फॉर्म भरा था ना, उन्होंने उनसे बोला था, वो भी म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने कहा कि काहे के लिए जा रहा है, सिलेक्शन उसका होना है। इतना विश्वास था उनको, बताओ, ये था ना। और उसके बाद फिर जो है मेरा इंटरव्यू भी उसी दिन हो गया। औरों का 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट ऐसे हुआ होगा, लेकिन मेरा इंटरव्यू पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ। क्या बात है। और उसमें भी जो है, जब वो उसमें समिति में बैठे थे, वो सिलेक्शन बोर्ड में, तो उन्होंने जो है, कोई दक्षिण भारत से थे, कोई कलकत्ता से थे, कोई कहीं किसी थे, एक नजियाबाद के थे स्टेशन डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि अब क्वेश्चन खत्म हो गए थे, अच्छा, अब उसके विषय में। फिर मैंने कहा सर, मैंने कहा एक बात बोलूं मैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए। तो मैंने कहा सर, जिस क्षेत्र के लिए वो आप स्टेशन खोल रहे हैं, मैंने कहा उसके बारे में तो आपने कुछ पूछा ही नहीं। अच्छा, अब उत्तराखंड को तो अब जानते हैं लोग, हाँ, उस जमाने में थोड़ा ना जानते नहीं थे। जानते थे। उन्होंने कहा उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, शर्मा जी पूछेंगे। अच्छा, तो शर्मा जी ने जब मुझसे पूछा, तो मैंने कि कोई लोकगीत गाओ वहां का। तो मैंने जब 5 साल की रही होंगी, तब मैंने वो गाँव में, हाँ वही वाला जो अच्छा, जो मैंने गाँव में सुना होगा ना, हाँ, वो ये जो है मेले वेले में, हाँ, हाँ, तो बुजुर्ग महिलाओं उसके पास चल जाती थी मैं सुनने के लिए, तो उनसे सब सुना होगा। तो मैंने वही लोकगीत वहां पर गाया। और उन्होंने कहा कि कौन सा राग है इसमें? उन्होंने फिर उनको क्वेश्चन मिल गए बहुत, कौन सा राग है? फिर मैंने कहा जी इसमें भूपाली राग है। तो आप जो है इसको जो है भूपाली राग गाइए। फिर उन्होंने फिर वो भी गवाया, फिर दूसरा लोकगीत सुना, फिर ये जाने कितने लोकगीत सुन लिए। फिर जो कहने लगे कि अच्छा ये है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है बाय द वे, तो आप तो एक महिला हैं, लड़की हैं, तो आप जो है, आपके साथ वो बहुत बहुत बड़े बड़े कलाकार आपके साथ काम करेंगे, तो आप उनको कैसे हैंडल करोगे? तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर, सबसे बड़ी चीज होती है जबान। अगर आपकी जबान अच्छी है तो आपके लिए सब अच्छे हैं। सब अच्छा, हमें अगर दूसरे को सम्मान दूंगी तो मुझे सम्मान देंगे, मैं उसे बेअदबी से बात करूंगी तो वो भी वैसे करेंगे। भाई जैसे दोगे वैसा पाओगे, है ना। फिर मैंने उनसे बोला कि जिह्वा ऐसी बावरी, कहे सरग पाताल, आप तो कहे भीतर गई जूती खाए कपाल। तो कहने लगी कि हम समझे नहीं इसको। मैंने कहा जी, जबान ही सबसे अच्छी और बुरी होती है, वो तो कुछ भी कह के अंदर चली जाती है, और डंडे मैंने कहा खोपड़ी में पड़ते खोपड़ी हैं में पड़ने वाली। ना, इसलिए। अच्छा, ये कौन से सन की बात थी ये वाली? 79, 79 में। हाँ 1979। तो फिर आपका सिलेक्शन हो गया? तब सिलेक्शन मेरा हो गया। तो फिर जब वहां नजियाबाद, अब मैं कहती रही हूँ कि जाने कितनी बार कोड़े पड़े होंगे इस सिर में। अच्छा, तो वो जो नजियाबाद में, यानी आप कह सकते हैं उत्तराखंड की पहली महिला संगीतकार? उत्तराखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान की। अच्छा, हिंदुस्तान की पहली महिला संगीतकार। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, तो आप उत्तराखंड की पूरे हिंदुस्तान की पहली महिला संगीतकार का इंटरव्यू सुन रहे हैं, तो कितने गौरव की बात है। मुझे लगता है कि हमारे कई उत्तराखंड को पता ही नहीं होगा कि ऐसी रत्न हमारे पास मौजूद है। दूसरी चीज ये है ना कि मैंने इसको कभी सोचा ही नहीं ना, इस बारे में कभी सोचा कभी मीडिया ने भी हाईलाइट नहीं किया आपको? अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि एक गुरु जो होता है ना पीछे होता है। अच्छा, उस समय क्या उम्र थी आपकी? आगे नहीं। उस समय क्या उम्र थी आपकी? उस समय मेरी 25 25 के आसपास। हाँ। अच्छा, अब शादी वादी? 26-27 साल की रही हूँ। अच्छा, शादी? शादी तो मैंने बहुत बड़ी उम्र में करी। मैं तो जो है ना, जब 13 साल की थी तब मेरे लिए रिश्ता आ गया था। अच्छा, और मैंने फिर क्या करा, पिताजी चले गए हमको छोड़ के लैंसडाउन, हाँ। और हमको गांव में छोड़ गए थे छुट्टियों में। हाँ। और मैं जो है, जब वो मेरे नाना जी ने कहा कि इसकी जन्म है ना, तो मैंने सुन लिया, अरे मेरी तो हालत खराब हो गई, अभी मेरी शादी कर देंगे, मैं मास्टरनी भी नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। और तब उसके बाद मैंने, हमारे घर के पास एक आम का पेड़ है बहुत बड़ा, अभी भी गई थी मैं तो मैंने उसको देखा, मुझे बहुत याद आई। मैंने कहा देखो यही पेड़ है, देखो मेरे लिए। तो मैं उसके ऊपर बैठ करके, और उसमें जो मैंने सीढ़ी लगाई और उस सीढ़ी को फेंक दिया, और वहां पर पत्थर भी ले गई बहुत सारे, और एक पूरा स्वेटर बुना मैंने 7 दिन तक, और मैंने जो है वहां पर अनशन ले लिया। आप उतरी नहीं पेड़ से? सुबह 5 बजे पहुंच जाती थी वहां। अच्छा, और अच्छा। शाम को 7 बजे वापस, और अपने घर में आके सो गए। अच्छा, और खाना नहीं खाया, और माँ की हिम्मत भी नहीं होती थी कि और ये 13 साल की उम्र में था आपका दृढ़ निश्चय हुआ? मैंने जो है अनशन ले लिया। 7 दिन तक वैसी रही मैं। और उसके बाद जो है, तब मेरे ताऊ जी आए, हमारे यहाँ देवी का पाठ था, उन्होंने आना था, तब उनको माँ ने बताया होगा। तब उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा, तम्बाकू कहाँ रखा तूने? और सबको बुलाया हुआ था बहनों को, जैसे नीचे आएगी तो इसके मुंह में ठूस देना खाना। उन्होंने कहा कि तम्बाकू कहाँ रखा तूने? मैंने कहा ताऊ जी ना, वो अलमारी के अंदर है।
अलमारी के अंदर है, मुझे तो नहीं मिला, अब तू नीचे आ और बेटा जरा मुझे दे दे वो तम्बाकू, मुझे जरा चाहिए। तो मैं नीचे उतरी और मैं जैसी तम्बाकू लेने अलमारी में घुसी, उन्होंने मेरे मुंह में वो ठूसवा दिया, कहने लगी तू ऐसे मत कर, तेरे पिताजी से मैं मैं बात करूंगा। और इत्तेफाक से जब मैं लैंसडाउन गए हम लोग, तो वहां पर एक नागा बाबा फिर से आए, उन्होंने माँ से कहा कि आप जरा मुझे चाय पिला दीजिए। तो मतलब हर दिन मेरी एक कहानी है, हर दिन की। और नागा बाबा ने चाय पी और कहा माँ से कि और बच्चे ठीक ठाक हैं? हाँ। तो माँ ने उनसे बोला कि बाबा ये तो शादी के लिए तैयारी नहीं होती, क्या करें इसके लिए, तो मतलब हम बहुत परेशान हो गए, एक से एक रिश्ते आ रखे हैं और ये तैयार नहीं होती, क्या करें हम। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब इसकी शादी होनी होगी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ जबरदस्ती मत करना वरना ये सन्यासी ले लेगी। अब वो उनको डर गए और ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, आप अपने 2 भाई तो आपके चले गए, आप अकेली बेटी थी अपने परिवार? फिर मेरे पीछे 6 बहनें और हुई। मतलब बहनें आप? अच्छा हाँ, 2 भाई 6 बहन। अच्छा। हम 7 बहनें 2 भाई। अच्छा। लेकिन मेरे पिताजी ने कभी, वो कहते थे कि 9 लड़कियां होंगी मेरे में, तो 9 माता को 9 दुर्गाएं होंगी मेरे घर में। अच्छा। और कभी ऐसा नहीं कहा कि लड़की, इन सब में सबसे बड़ी आप हैं? हाँ। अच्छा। सबसे बड़ी। देखिए, मैं जो ये लाइव इंटरव्यू देख पा रहे हैं, बाद में देखेंगे, हमारे संस्कृति गढ़वाल में कि जब किस तरह की घटनाएं घटती हैं तो जोगी को दे दिया जाता है, उसे भी खरीदा जाता है ताकि वो जीवित रहे और उस पर जो बुरी छल बोले वो बिल्कुल ना आए। ये हमारे गढ़वाल की परंपरा भी है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने, जब आप पहली महिला संगीतकार बनी पूरे देश की, कैसा गौरव फील हुआ आपको? पापा को क्या महसूस हुआ? नहीं, उस समय मेरे को अक्ल तो थी नहीं। हाँ। अकल तो नहीं, एक सूत्री कार्यक्रम था कि मुझे बहुत बढ़िया करना है। अच्छा। बहुत बढ़िया करना है ना। हाँ। तो उसमें फिर जो है ये जो है, जब मेरा वहां जाने को हुआ तो वहां पर ललिता प्रसाद नैथानी जी, उनका सत्यपथ और कर्मभूमि 2 पेपर छपते थे, तो उसमें छपा था कि भारत की पहली महिला संगीतकार। संगीतकार। तो इसलिए जो है, पर अक्ल थी नहीं तो मुझे क्या पता क्या चीज होता है। अच्छा, आपके पिता ने जब आपको नौकरी में मिल गई आपको, हाँ, तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? गौरव? वो तो बहुत बहुत खुश होते थे। अच्छा, वो जो उनकी सोच थी बचपन की, हाँ, कि बेटी को नहीं आगे बढ़ाना है, हाँ, गाना का समाज, वो सोच सब बदल गई थी उनकी? ना, वो तो पहले से ही उनके मन में थी कि मैं काश मैं चीज के लिए कर सकता। अच्छा, वो था उनके मन में। लेकिन आपने अपने को सिद्ध करके दिखा दिया। हाँ, तो मतलब उनको फक्र तो महसूस होना था। जब उनको कोई परेशानी होती तो वो मुझे चिट्ठी में लिख के भेज देते थे, बेटा ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। तब मैं उनको खुद कहते थे तू सकारात्मक है, तू नकारात्मक। अच्छा, मुझे इस आश्चर्य की बात है कि इतनी पहली महिला संगीतकार, तो मीडिया में इतनी चर्चा क्यों नहीं हुई आपकी? क्यों आई नहीं ना सामने? अब इनको भी मैंने सैकड़ों महिलाओं को सिखाया होगा, तो यही इनको आगे बढ़ाया मैंने, मैं कभी सामने नहीं आई उसके। अच्छा, अब जब आपको पद्मश्री मिला 2022 में, मतलब इतने समय बाद मिला, मतलब, लेकिन इसके लिए, पद्मश्री के लिए आप किसको मानती कि किसने आपको, ये सरकार की निष्पक्षता से ढूंढा गया या किसी ने आपकी पैरवी करवाई? देखिए, इससे पहले क्या हुआ कि मैं जब वहां पर थी लैंसडाउन में, वहां पर देहरादून में, तो वहां पर जो है ये जब वहां पर थी मैं, तो वहां पर मेरे एक तो बेटा हो गया, और जिनको मैं सिखाती थी तो उनमें से एक लड़का संदीप, और एक और था राणा, तो वो मेरे पास आए तीनों के तीनों। तो उस समय आया होगा नारी शक्ति पुरस्कार के लिए, अच्छा, आवेदन करने के लिए ना। तो वो लोग आए, तो उनने मेरे से बोला कि उसने मेरे पैर छुए, तो मैंने उसके सिर में हाथ रख दिया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगा कि आपको मेरी कसम है, जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपको बोलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बोल तू, ऐसे कसम क्यों देता है? मैंने कहा तो फिर जो है मैंने उसने मेरे से पूछा जो बात, तो मैंने उससे बोली वो बात। तो उसने कहा कि आप का जन्म, उसने पूरी बातें मुझसे पूछी जितने भी मेरे जीवन का था, और उसमें मैंने 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 6-7 वो रहे होंगे, उसमें लाइनें होंगी उसमें, तो उन्होंने वो लिख दिया। तो उसके बाद उन्होंने टाइप करा और उसके बाद उन्होंने अप्लाई करा होगा। उसके बाद जब है मैं अपने गांव जा रही थी यमकेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए, तो वहां से आई मैं, तो मेरे को रास्ते में फोन आया दिल्ली से, बाल महिला कल्याण वहां से, अच्छा, मंत्रालय से। तो कोई IAS अफसर थी, तो उन्होंने मेरे से फोन करा कि हमको बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, और आपको जो है इतनी तारीख को 8 तारीख अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको दिल्ली आना है, और अशोका होटल में इस नंबर का कमरा आपके लिए बुक है। अच्छा। और 5 दिन के लिए, और आपको नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित करेंगे आदरणीय जो वो है राष्ट्रपति जी। तो मेरे को अजीब सा लगा, मैंने कहा ये
क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, अच्छा। कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपने बेटे को पकड़ाया, मैंने कहा तू बात करे, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, अशोका होटल में बुक है कमरा अच्छा। ये। तो फिर मेरे बेटे ने बात करी उनसे, कहा उन्होंने, मेरे बेटे ने कहा कि मैम ये आजकल ना सब फ्रॉड हो रहा है। अरे अच्छा। अरे मैंने कहा ढंग से बात कर, वो मैंने कहा वहां से बोल रही है। तब उसने ढंग से बात कर, उसने फिर सॉरी वूरी करा, और उसके बाद जो है तब उसने पूछा, तब पता लगा, तब पता चला। ओ तब मैं वहां गई। मैं जब वहां ये नारी शक्ति पुरस्कार लेने के लिए, तब उन्होंने मेरे साथ बहुत लड़ाई करी। उन्होंने कहा ये बताओ कि आप कहाँ छुपे हुए थे। छुपे हुए थे। उन्होंने एक एक चीज पूछी कि कहाँ रही, कितने साल वहां रही, क्या क्या करा, सब हुआ वहां पर, है ना। अच्छा, तो इस बीच अभी आपकी उम्र लगभग 17 के आसपास है। हाँ 71 साल। 71 की है। तो अभी आप रह कहाँ रही हैं आजकल, मतलब कहाँ? देहरादून। देहरादून में रहती हैं आप। तो देहरादून की मीडिया ने भी कभी आपको खोजने की कोशिश नहीं की? हाँ करते तो हैं, पर करा है वैसे, बहुत अच्छा। लोगों ने करा तो है। अच्छा अच्छा, लेकिन चर्चा में आप पद्मश्री के बाद आई है, नारी शक्ति के बाद, या उससे पहले आ चुकी थी आप? नहीं, नारी शक्ति के बाद भी थोड़ा बहुत आई मैं, है ना? अच्छा। हाँ, पर उसके बाद जो है पद्मश्री के बाद ज्यादा हुआ। पद्मश्री की बात हाँ। ज्यादा हुआ। अच्छा। तो अच्छा लगा मुझे कि मतलब जमीनी स्तर पर जब अच्छा, जब पद्मश्री की घोषणा हुई, क्योंकि वो तो छिपके होते, पता नहीं चलता, उसको तो सीधी पता चलता है। हाँ। तो आपको उम्मीद थी पद्मश्री भी मिलेगा आपको, या ये सरप्राइज था आपके लिए? पद्मश्री के लिए मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ना, लेकिन और लोग जो बोलते थे, जिन्होंने हाँ। मतलब मेरे लिए लिखा होगा, उन्होंने कहा नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा, बल्कि उनको धन्यवाद पत्र भी आया उनके पास। अच्छा। और खुद मुझे एहसास, मुझे पता ही नहीं लगा कि ऐसा भी किसी ने मेरे को देखा क्या, देखा क्या? ऐसा कि देखिए क्या, ऐसे ऐसे नजियाबाद वालों ने, जिन्होंने मुझे देखा था, मतलब कि दीदी ने ऐसे ऐसे किया, है ना। और ये जो है, जैसे ये कोरोना हाँ। जब वो था, लॉकडाउन था, तो उस समय मैंने 15 किताबें लिखी। तो वो भी मैं ईश्वर को ही सोचती हूँ कि तुमने मेरे को सोचा होगा, बहुत इधर उधर घूमने लग गई है। इनके साथ जाती थी मैं, महिलाओं को जिनको सिखाया, तो उनको स्टेज में डालने में डर लगती थी, तो मुझे खुद जाना पड़ता था पहले ना। अच्छा। तो उनके साथ जाने लगी, तो मैंने कहा ईश्वर सोच रहा होगा, लिखेगा कौन तेरे बदले का। अच्छा, एक चीज मुझे जाननी है। हाँ। 71 साल की उम्र है, ठीक है। मेरी मम्मी बड़ी प्यारी खूबसूरत दिखाई देती, आप भी उतनी प्यारी सुंदर दिखाई दे रही है। अपने टाइम बहुत सुंदर रही होंगी आप। तो कभी भ्रमित, परेशान किया लोगों ने, कभी आप भ्रमित हुई, क्योंकि आप सिंगल पत्ता कि मुझे आगे बढ़ना है बस? देखिए, लैंसडाउन में जब मैं रही, हाँ। तो वहां तो अपना घर था, कोई बात नहीं, वहां तो सब एक परिवार की तरह, परिवार की तरह। हाँ। बहुत प्यार होता है सब में, हाँ। आपस में। और उसके बाद जब मैं नजीबाबाद गई, हाँ। तो मैं जैसे एक दिन बाजार गई मैं, हाँ। तो बाजार जा गई, तो वहां पर मैंने छतरी ओढ़ के, क्योंकि वहां लहसुन में बहुत ठंडा है, वहां बहुत युवा ठंडा घर में। हाँ। तो वहां छतरी ओढ़ के जा रही थी, तो सब मुझे ऐसे धक धक के देख रहे कि है कौन है, कौन है? और मतलब मेरे को, मैंने उसी समय रिक्शा पकड़ा और वापस हुई और अपने घर में। उसके बाद मैं 10 साल तक बाजार नहीं गई। अच्छा। फिर हमारे यहाँ रामलाल था एक चपरासी, हाँ। उसी से मैं सारा सामान मंगाती थी। अच्छा। मैं कभी बाजार नहीं गई, और न किसी से मैंने सीधे मुंह बात करी, बिल्कुल सीधे मुंह बात। ये हमारे गढ़वाल, हमारे उत्तराखंड की नारी का जो दबंग स्वरूप आपने सुना और देखा, वास्तव में मैं पाठक जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आपसे परिचय करवाया। और मैं भी बड़ा संवेदना खुद से कि मुझे आपके बारे में तो जानकारी नहीं, मैं पूछा, मैं जानता हूं पर उतना मुझे नहीं मालूम है। अच्छा मैम, आप उत्तराखंडी लोक शैलियों पर आप लगातार काम कर रही हैं, तो अंदर से कैसे आता है आपको कि मुझे, हमको उत्तराखंड की लोक शैलियों को बचाना है, उसे आगे बढ़ाना है? देखिए, ईश्वर ना एक रास्ता तो जरूर दे देता है। जब मेरे से उन्होंने पूछा कि इसमें कौन सा राग है, उसी समय मेरा खोपड़ा झनकार हो गई थी कि तुझे इसी में पीएचडी करनी है। अच्छा। फिर मैंने इसी विषय को चुन करके मैंने पीएचडी इसी में करी, गढ़वाली लोकगीतों में राग दिया। अच्छा, आपके हस्बैंड ने आपको पूरा साथ दिया था? मेरे हस्बैंड भी बहुत सुंदर गाते थे। अच्छा। लेकिन वो जो है वो मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में रहे। अच्छा। फिर वहां से वो यहाँ आए, फिर हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहे, वो हाँ। वहीं पढ़ाते थे। लेकिन ज्यादा काल उनका नहीं रहा मेरे साथ इतना। अच्छा। और दूसरी चीज ये थी कि परिवार में भी बहुत सारे लोग थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी थी हम दोनों के ऊपर। बच्चे कितने आपके? 3 बच्चे हैं। क्या करते हैं? एक बच्चा बड़ा वाला बैंक में मैनेजर है। अच्छा। और बेटी जो है उसने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करा उसने। वाह। और वो जो है उसकी शादी हो गई, तो वो वहीं पर वो है टीचर, प्रोफेसर। वो किसी ये बलूनी स्कूल है वहां पर। अरे अच्छा, देहरादून में। हाँ हाँ। अच्छा। तो उसमें कोऑर्डिनेटर है वो। हाँ। और जो छोटा वाला है उसने LLB करा, और
अब वो अच्छा, बच्चे कितने गौरवान्वित होते होंगे ना कि हमारी मम्मी कहाँ से कहाँ आगे बढ़ी। जब मुझे इतना गौरवान्वित फील हो रहा है और वास्तव में मेरा मन कर रहा है मैं आपके चरणों में ही आपके पास बैठा रहूं। वास्तव में देखिए, मेरे गढ़वाली और उत्तराखंडी होने के नाते गर्व की बात तो है मेरे लिए, पर मुझे अंदर से शर्म भी आ रही है कि मैंने कभी आपके बारे में जानना की कोशिश क्यों नहीं की। अच्छा, ये चीज कि अब जो आप देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी की लड़कियां हैं, क्या वास्तव में उनके अंदर वो जज्बा महसूस कर पाती हैं जैसा आपके अंदर था? उसमें जो है जज्बा, असल में उनके लिए रास्ता नहीं है ना, रास्ता भी तो होना चाहिए। जब उनको कोई बताएगा तभी तो होगा। अब जब मैंने किताबें लिखी हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि जो शास्त्रीय ज्ञान होता है, सैद्धांतिक जो हमने संरक्षण किया है, उसको व्यवहारिक रूप में भी हम सामने लाएं। अच्छा, इसलिए जो है अब आप लोगों इस तरह ये पाठक जो भाई है, ऐसे लोगों ने मेरे को जो है जब ऐसे बुलाते हैं तो वहां पर जो है नई पीढ़ी से भी मेरे को आमना सामना करना पड़ता है। अच्छा लगता है। जब आपका इंटरव्यू हो रहा था और आपने जो वो गांव में सुना, जो लोकगीत गाया आपने, तो गा के सुना दीजिए प्लीज, याद है तो। जिया बेना गीणा जिया ढोल बाजे, जे नंत जिया ढोल बाजे, तामा बीजय सार जिया ढोल बाजे, गुरु के दास को जिया ढोल बाजे, जे नंता जिया ढोल बाजे। तो ये है, ये है ना, वास्तव में इतनी मधुर आवाज। ये जो है ना, ये सब किसी वो जो छुप के मैंने मंदिर सप्तक में जो छुप के मैंने याद किया ना, अच्छा, वो जो उस समय रियाज करा मैंने, वही रियाज अब तक काम आता है। कल हमने परसों एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, हमारे रामनगर में ही है, सोमास ढंगवाल, वो कलश टीम में बड़ा नाम है। तो उनसे मैंने कहा कि हमारे उत्तराखंड में अगर कोई सच्चा ब्रांड एम्बेसडर है तो नरेंद्र सिंह नेगी जी है। पर मैंने जब आपको सुना और समझा, हालांकि आप नेपथ्य में रही, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे वहां जो नारियों के साथ भेदभाव होता है, मीडिया ने वो भेदभाव किया आपके साथ, कोई आपको उतना चर्चा में नहीं रखा। और नहीं तो अगर मैं कहूंगा कि वास्तव में नरेंद्र सिंह नेगी जी की समकक्ष अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वो हमारी माधुरी बर्थवाल जी हैं, और उनको होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी भी मीडिया में सामने नहीं आ पाए। लेकिन उम्मीद कर रहा हूं कि जब आप हमारे चैनल के माध्यम से और माध्यम से आप आगे आएंगी तो वास्तव में लोग जानेंगे। तो मैं रवि के बिंदास बोल रहा हूं, आप लाइव सुन रहे थे माधुरी बर्थवाल जी को, तो उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू को आप शेयर जरूर करेंगे, ताकि इतनी प्यारी हस्ती जिनकी आवाज में 71 साल की उम्र में भी वो मधुरता है जो पहले भी है। अच्छा, वो एक माधुरी जो आपके फ्रेंड थी, क्या माधुरी डोवाल, क्या नाम? माधुरी भदोला। वो मुलाकात होती है उनसे ना? कई साल हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से अगर माधुरी भदोला वो कहाँ के रहने वाली थी? वो लहसुन में ही थी। अच्छा, लहसुन में थी। तो कभी कभी संपर्क कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी दीजिएगा आप लोग। तो दोबारा कभी चर्चा करेंगे हम माधुरी जी से, और बहुत धन्यवाद आपका, आपको चरण स्पर्श है। बस अंतिम खत्म करने के बाद चाहता हूं कि जो आपको मनपसंद आपका जो कोई राग है, कोई गाना है, वो सुना दीजिए, उसके बाद मैं लाइव खत्म करूंगा गाने के साथ ही। वैसे तो बहुत सारे हैं, एक से एक बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो पर ये है कि चल नणदा सुशीला ये नणदा पल छाला जयोला ये पल छाला जाई की ये नणदा पल छाला जाई की ये नणदा मिठी बेरी खयो लाए पल छाला नी जाणू ये बौजी पल छाला नी जाणू ये बौजी पल छाला नी जाणू ये बौजी गदाना आयूं चाहे। वाह, ये थी हमारा गढ़वाल लखनौनी। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखिए, शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द दोबारा इंटरव्यू लेंगे, और फिर मैं मोहन पाठक जी को साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण हस्ती से मुझे मिलाया और उनका मैं इंटरव्यू ले पाया। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखिए, शुक्रिया।
जय उत्तराखंड, जय भारत और जय मां सरस्वती मां।